मेरा ये मानना है कि इंसान का अपना बैकग्राउंड होता है, फैमिली बैकग्राउंड कोई चीज़ नहीं होती। एक अरसा था जब वालिद के नाम से हम जाने जाते थे, अब हमारे नाम से हमारे वालिदैन जाने जाएं तो ये बड़ी ऑनर की बात होती है। बच्चों को ऐसा माहौल दो जिसमें आप बच्चों को कहो कि तुम कर सकते हो और तुमने करना है। ताने मारने से बच्चा आगे नहीं जाएगा, बल्कि आपकी मोटिवेशन से बच्चा आगे जाएगा। जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे एजुकेशन और इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने खुद वहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया। मैं उस वक्त 8th क्लास में थी। मुझे एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला था जिस इन्वायरमेंट में हमें छोटी उम्र में पुख्ता बना दिया गया। इसके अलावा मैंने साइकोलॉजी की भी तालीम ली है, तो मेरे पास माशाल्लाह 2 डिग्री हैं इस टाइम। ये बड़ी वो कहते हैं ना, दुखती रग पे आपने हाथ रख रहा है कि मैं कहती थी कि मेरे पास अगर एक बच्चा भी पढ़ने आएगा तो मैं उसको भी पढ़ाऊंगी, दर्स बंद नहीं होगा। हालांकि ऐसा वक्त भी आया, मैं बहुत रोती भी थी और मैं कहती थी बस अब मैं हार गई हूँ। बहुत क्रिटिसिज्म फेस किया है लेकिन हिम्मत नहीं हारी। दिल में ये होता था, फ़ख्र होता था कि देखो कि मैंने आखिर अपने आप को मनवा लिया, ज़िंदगी में कुछ ऐसा छोड़ जाएं ताकि पिछले जो हैं उनको फ़ायदा भी हो और वो दुआएं भी दें कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम ना थे करोगे। अस्सलामुअलैकुम। डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हद हसन। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसे सोशल वर्कर मौजूद है जिसका नाम अनीला नेक है। 13 साल की उम्र में इसने सोशल वर्क का आगाज़ कर दिया और आज ये अपनी NGO चला रही है और गरीब लोगों की मदद करती है, उनको तालीम देती है फ्री में। इससे बात करते हैं, इससे जानते हैं कि ये सिलसिला इसकी ज़िंदगी में किस तरह से शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अनीला? अल्हम्दुलिल्लाह। अनीला, मुझे ये बताइएगा कि 13 साल की उम्र में सोशल वर्किंग का आगाज़ करना, ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ आपकी ज़िंदगी में? ये एक छोटी सी स्टोरी है क्योंकि जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे एजुकेशन और इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, एजुकेशन रेशो बहुत कम थी। तो फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि अगर मेरे पास कोई नॉलेज है या कोई इल्म है तो मैं वो दूसरों तक पहुंचाऊं। तो मैंने खुद वहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया। मैं उस वक्त 8th क्लास में थी जब से मैंने इनिशिएटिव लिया और वहाँ के जो अपने एरिया के बच्चे थे और बच्चियाँ थी उनको इकट्ठा करके पढ़ाना स्टार्ट किया था और उनको इस्लामिक तालीमात जो कि बेसिक हैं, जो कि नहीं पता थी, तहारत और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि नहीं उनको मालूम थी, वो स्टार्ट की। तलफ़्फ़ुज़ से कुरान पाक पढ़ाना स्टार्ट किया और उसके बाद साथ साथ मैंने एक छोटा सा होम टाइप स्कूल था जिसमें बच्चों को घर में मैं स्कूल भी पढ़ाती थी ताकि वो ग्रूम करें और आगे निकलें। ये सारे मामला 13 साल की उम्र में? जी बिल्कुल, मैं 8th ग्रेड में थी उस वक्त। 13 साल की उम्र में जब आप ये काम कर रही थी, आपके पेरेंट्स का क्या रद्द अमल था? बेसिकली ऐसा था कि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, ठीक है, और मेरे वालिद हैं वो एजुकेटेड हैं ऑब्वियसली, और उन्होंने फिर मुझे एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला था जिस इन्वायरमेंट में हमें छोटी उम्र में पुख्ता बना दिया गया। तो इस वजह से हमें अच्छे बुरे में तमीज़ थी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 8 साल की उम्र में बच्चा बहुत मासूम होता है, क्योंकि हम 4 बहनें हैं तो चारों बहनें हम एजुकेटेड हैं और ग्रेजुएटेड हैं। तो उसमें ये कि हमारे वालिद की ये हमेशा से कोशिश रही कि जो बेटियां हैं उनको सबसे आगे लाना चाहिए, उनको भी सोसाइटी में एक ऐसा इमेज और देना चाहिए और उनको हकूक़ पूरे मिलने चाहिए जितने हकूक़ लड़कों को मिलते हैं। आपकी तालीम का सिलसिला किस तरह से जारी हुआ? आप 8th ग्रेड में थी 13 साल की उम्र में जब आपने सोशल वर्क स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद क्या स्टडी की और कहाँ तक आपने स्टडी को इख्तिताम तक पहुँची आप? ये एक थोड़ा सा था कि बचपन में मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं वो वाहिद बच्ची थी अपने घर में, स्टिल अपनी पूरी फैमिली में, कि जो कहती थी कि स्कूल जाना है। और मेरे पेरेंट्स मुझे बाकायदा कहते थे कि आप तो बहुत छोटी हो, कैसे जाओगी, बड़ी हो जाओ। तो मैंने बड़ी ज़िद करके अपने स्कूल में, मतलब मैं ज़िद से गई हूँ स्कूल में, तो मैंने बहुत जल्दी अपना नाम स्कूल में बना लिया। तो फिर वो एक सिलसिला जो था मेहनत करने का, क्योंकि घर में माहौल ऐसा था कि एक तालीमी इस्लामी माहौल भी था और तालीम के लिए बड़ा पुशअप किया जाता था। मेरे वालिद बाकायदा मुझे कहते थे कि आर्मी डॉक्टर बनना है, तो मतलब बहुत पुश किया जाता था, मोटिवेट किया जाता था। पेरेंट्स ने मोटिवेशन जो पेरेंट्स ने दी थी उसकी वजह से फिर मेरा सिलसिला शुरू हुआ और 8th ग्रेड में मैंने फिर ऑनवर्ड टॉप करना शुरू किया। मैं 4 दफ़ा सेंटर टॉपर रही हूँ। तो इसी तरह फिर फर्दर अभी मेरा मास्टर्स है, मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है MPhil, तो इंशाल्लाह आगे भी मैं मेरी स्टडी कंटिन्यू। इसके अलावा मैंने साइकोलॉजी की भी तालीम ली है, तो मेरे पास माशाल्लाह 2 डिग्री हैं इस टाइम। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पेरेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस माहौल में आप बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं ना अपने घर की सराउंडिंग में, अगर आप बच्चों को ताने मारते रहेंगे ना, उसको नल कहते रहेंगे, आप नील हो नहीं हो बिल्कुल, तो वो बच्चा नहीं ग्रूम करता। अगर आप एक ऐसे माहौल में आप बच्चों को ऐसा माहौल दो जिसमें आप बच्चों को कहो कि तुम कर सकते हो और तुमने करना है, ताने मारने से बच्चा आगे नहीं जाएगा, बल्कि आपकी मोटिवेशन से बच्चा आगे जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये प्रोफेशनल NGO का जो आगाज़ किया है आपने, कब किया और किस तरह की NGOs है, क्या कैटेगरीज है उसमें?
अच्छा, बेसिकली सोशल वर्क तो मैं काफ़ी अरसे से करी थी, मैंने आपको बताया। लेकिन मैंने बुनियादी तौर पे जब मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई चीज़ों की, मैंने चीज़ों को तब तक टच नहीं किया जब तक मुझे चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हुई सही से। तो मैंने फिर फाउंडेशन का आगाज़ किया 2020 में, और मेरा इंस्टीट्यूट भी है, अलग से है, जहाँ पे स्किल लर्निंग दी जाती है, वर्कशॉप्स होती हैं, वहाँ पे डिप्लोमाज और इस तरह की चीज़ें। किस किस्म के डिप्लोमास करवाती हैं? कैटेगरीज क्या है आपकी फाउंडेशन? फाउंडेशन में कैटेगरीज ये हैं कि हमारे पास एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं, लिटरेसी पे, और साथ में कम्युनिटी सर्विसेज हैं। वहाँ मेडिकल कैंप्स हैं, हेल्थ का कोई इशू है या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या जैसे भी इश्यूज़ हैं, हरासमेंट के, जो भी जिस तरह के कम्युनिटी सर्विसेज हम कर सकते हैं। हमारे 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो रेगुलर चल रहे हैं। रोज़ाना हदीस जो है वो उर्दू तर्जुमा और उसके साथ हम शेयर करते हैं। ग्रेट हो गया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अनिला, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब बंदा किसी भी काम का आगाज़ करता है तो बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टार्ट हमेशा मुश्किल होता है। समझ ले कि इतना मुश्किल होता है कि एक टाइम आता है कि बंदा डिसअपॉइंट हो जाता है, लोगों की बातें सुनता है, क्रिटिसिज्म जब उसको सुनने को मिलता है, जब इधर से भी क्रिटिसिज्म आ रहा हो, इधर से भी क्रिटिसिज्म आ रहा हो, तो बंदा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। मगर कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं उसके कानों में जो गूंजते हैं, जो उसको मोटिवेट करते हैं। वो वाला वक्त, वो जज्बात, वो आपके राउंड अबाउट जो आवाज़ें थी क्रिटिसिज्म की, किस तरह से सामना करने को मिलता था? ये बड़ी वो कहते हैं ना, दुखती रग पे आपने हाथ रख रहा है। ये बड़ा एक मसला था मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ पेरेंट्स ही थे। मेरे साथ ऐसा भी होता था कि जब मैंने अपना दर्स स्टार्ट किया मदरसा बच्चों के लिए, वहाँ पे 100+ स्टूडेंट बच्चे थे जिनको मैं दीनी और दुनियावी दोनों तालीम देती थी। उन बच्चों को मैं जब वो तालीम देती तो उस एरिया के जो स्कूल थे, उन्होंने बच्चों को उस टाइमिंग में अपने स्कूलों में होम ट्यूशन पे बुलाना शुरू कर दिया। टाइमिंग स्टार्ट होती थी 3 बजे से ऑनवर्ड 7 बजे तक, और वहाँ उस टाइमिंग में वो स्कूलों में बच्चों को बिठा लेते थे, और उनका मकसद ये था कि ये ना दे। तो उस वक्त ऐसा वक्त भी था कि एक बच्चा आता था 100 में से मेरे पास। तो मेरी जो थी ना, एक अंदर जो इंसानी जज्बा था वो इतना ज़्यादा था कि मैं कहती थी कि मेरे पास अगर एक बच्चा भी पढ़ने आएगा तो मैं उसको भी पढ़ाऊँगी, दर्स बंद नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने फिर उसको अल्लाह ताला ने बहुत सपोर्ट किया मेरी, और अल्लाह ताला ऑब्वियसली सबकी सपोर्ट करते हैं। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे, जब मैं, हालांकि ऐसा वक्त भी आया मैं बहुत रोती भी थी और मैं कहती थी बस अब मैं हार गई हूँ, तो मेरे वालिदैन कहते थे कि कोई मसला, मेरे वालिदैन ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम करोगी और तुम कर सकती हो। और मुझे फिर उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत क्रिटिसिज्म फेस किया है लेकिन हिम्मत नहीं हारी, और आज भी हूँ और हमेशा रहूँगी जब तक मैं हूँ। जब आपका एक मुश्किल वक्त था, जब आपकी एक स्ट्रगलिंग लाइफ थी, जब आप उस चीज़ पे कोशिश पे लगी हुई थी अपने काम को वसी करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, क्रिटिसिज्म का आपको शिकार बनाया होता जिन लोगों ने, आज जब वो लोग आपसे मिलते हैं तो उनका आपके साथ क्या तासुरात होता है? देखिए, तासुरात तो अगर मैं बताना चाहूँ तो यही होता है कि हाँ, ये बंदे ने ऐसे एक वक्त में मेरे साथ किया था और अब देखो ये मुझ पर फील कर रहा है। इंसान को ना बहुत अरसा लग जाता है अपने आप को ना स्टैंडर्ड बनाने के लिए। मेरा ये मानना है कि इंसान का अपना बैकग्राउंड होता है, फैमिली बैकग्राउंड कोई चीज़ नहीं होती, इंसान का अपना बैकग्राउंड होता है। और मैंने सारी ज़िंदगी इसी चीज़ पे काम किया कि मैं, ठीक है, एक अरसा था जब वालिद के नाम से हम जाने जाते थे, अब हमारे नाम से हमारे वालिदैन जाने जाएँ तो ये बड़ी ऑनर की बात होती है। और मेहनत इंसान करता रहता है, और मेरा ख्याल है कि मैंने और बल्कि मैं सबको भी कहना चाहूँगी कि अपनी ज़ात का बैकग्राउंड बनाएं, अपना स्टैंडर्ड बनाएं। और ये एक लेवल वो भी आया फिर जब उन लोगों ने आके मुझे अप्रिशिएट किया कि आप तो बहुत अच्छा, आप तो बड़ी टैलेंटेड थी और ये थी। तो तासुरात तो यही थे कि उनको तो थैंक यू बोलना था, लेकिन दिल में ये होता था, फ़ख्र होता था कि देखो कि मैंने आखिर अपने आप को मनवा लिया कि मैंने किया है। अब मैं उस लेवल पे हूँ कि अब लोग थक गए हैं कि इसने नहीं थकना, हम थक गए हैं, अब हम ही चुप कर जाएं। तो मेरे साथ अभी ये है कि वो लोग ना जो कहते थे कि बस करो, इसमें कुछ नहीं मिलना, ये वो जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि इसने तो मतलब इतने लेवल पे जाके काम कर लिया, अब वो खुद ब खुद स्टॉप हो गए। हमारी ज़िंदगी जो बेसिक मकसद होता है वो यही है कि हमने इस दुनिया के लोगों का दर्द बांटना है। अनिला, लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? बस एक पैगाम देना चाहूँगी। देखें, हमारी ज़िंदगी बहुत शॉर्ट होती है, और सिर्फ ज़िंदगी में ये रस्में रवाज पूरे करके और यहाँ से खा पी के चले जाना ज़िंदगी का नाम नहीं होता। ज़िंदगी में कुछ ऐसा छोड़ जाएं ताकि पिछले जो हैं उनको फ़ायदा भी हो और वो दुआएं भी दें। यानी आप दुनिया में भी कुछ ऐसी निशानियाँ छोड़ जाएं जो कि क़यामत में इधर भी चमके आपके लिए। यानी मेरा इनडायरेक्टली ये कहने का मतलब था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम ना थे करो भी। क्या बात है अनिला, मैं सिर्फ लास्ट में एक बात पूछना चाहूँगा। कहा यह जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा याद रखा जाए, आप किसी से उधार ले लो। नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी पे मुश्किल वक्त में उसका साथ देते हैं ना, तो वो उधार है, आपने दे दिया, तो वो उधार वो हमेशा याद रखेगा कि इस बंदे ने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, तो मैंने इसका वो फिर वो उधार जो है वो सारी ज़िंदगी चुकाता रहेगा।
آپ نے میرے کامیڈی کو نہ بیڑا گرک کر دیا اور آپ نے اپنی موٹیویشن میری کامیڈی میں لے کر آ گئی ہے. ناظرین آپ نے انیلا نیک کی گفتگو سماعت فرمائی ہے. 13 سال کی عمر میں ان کو ایک جذبہ پیدا ہوا سوشل ورکر کا اور ماشاءاللہ سے اب یہ پروفیشنل کام کر رہی ہیں اور بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا بھی کرنے کو ملا ہے, مگر آج یہ اپنے مقام پر پہنچی اور مزید کوششیں کر رہی ہیں اپنے مقام پر مزید آگے بڑھنے کے لیے. ناظرین اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو کمنٹ سیکشن پر لازمی بتائیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.